नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में विस्तार से पंजाब पुलिस की शक्ति नहीं छिनी है। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पंजाब सरकार ने बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने को दी थी चुनौती, और सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार व केंद्र सरकार से कहा कि साथ बैठकर विचार के विवादित बिंदु तैयार करें। और प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य पुलिस की अपराधों की जांच करने की शक्ति नहीं ली गई है। और आप देखिए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण, ये आप देखिए पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत है हमारी, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए पंजाब देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। और अगर राज्यों में अगर आप देखें तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? पंजाब फैला हुआ है। वहीं बीएसएफ की बात करें हम लोग तो ये आप देखिए किसकी बात हो रही है? सीमा सुरक्षा बल की बात हो रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी और ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म करें विकसित देश, मोदी साहब कह रहे हैं। एक COP28 हो रहा है ना दुबई में, आप देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में। तो ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस सत्र में पीएम ने की अपील। 2028 में जलवायु संरक्षण सम्मेलन COP33 भारत में कराने का प्रस्ताव भी रखा है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च करने का पीएम ने किया ऐलान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पहल का किया स्वागत। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण पर एक आप देखते हैं कि सम्मेलन है, तो COP28 28वां है, तो COP28 इसका नाम दे दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नवंबर में आप देखिए 1.67 करोड़ रुपया रहा है जीएसटी संग्रह, और 2017 में आया था ना जीएसटी, तो उसी की बात हो रही है। गाजा में युद्ध विराम खत्म, दोनों ओर से हमले शुरू हो गए हैं। अभी तक आप देखिए एक दूसरे लोगों को छुड़वाने के लिए समझौता हुआ था ना, वो अब खत्म हो गया। फिर से आप देखते हैं कि ये दिन में शुरू हो गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त, ये आप देखते हैं कि अभी हो रही थी ना T20 क्रिकेट की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अनियंत्रित हो सकते हैं हालात, नौसेना प्रमुख कह रहे हैं। हरि कुमार बोले समान विचारधारा वाले देशों को मिलकर काम करना चाहिए। हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों पर नजर रख रहा है भारत। नौसेना में शामिल की जा चुकी हैं 1000 महिला अग्निवीर। जो अग्नि योजना आई थी उसी से आप देखते हैं। ये आप देखिए हिंद महासागर आपको देखने को मिलता है। या आप देखिए दिल्ली में 2016 के बाद सबसे प्रदूषित दिसंबर का पहला दिन रहा है, और दिल्ली में तो आप देखते हैं कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। 68 स्कूलों को धमकी, इस्लाम कबूल करो वरना बम से उड़ा देंगे। ये आप देखिए बेंगलोर कर्नाटक में इस तरह के मेल कई बार आप देखते हैं कि आते रहते हैं। महुआ की सदस्यता संकट में, 4 दिसंबर को पेश होगी रिपोर्ट। सदन ने समिति की सिफारिश के पक्ष में मतदान किया तो जाएगी महुआ की सदस्यता। और एक बात आप जानते हैं कि पैसे लेकर प्रश्न पूछने का आरोप लगा ना, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है ममता बनर्जी की पार्टी की। आतंकियों और अपराधियों के लिए कहीं ना हो सुरक्षित पना, ये भारत कह रहा है, आप देखते हैं। और कई बार क्या होता है कि भारत आतंकी घोषित करता है, भगोड़ा घोषित करता है, अन्य देशों से शरण दे देता है, वहां मस्ती से बैठा रहता है वो। 2500 करमवीरों के तप से बचे सुरंग में आप देखिए फंसे 41 करमवीर। ये आप देखिए सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर फंस चुके थे ना, तो उन्हें निकाल लिया गया, सभी सकुशल निकले हैं। राजस्थान में कांग्रेस भाजपा के लिए खास हुए निर्दलीय। ये आप देखिए चुनाव हुआ है, कल रिजल्ट आना है, तो देखिएगा आप लोगों के लिए रिजल्ट महत्वपूर्ण रहता है काफी। और इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे संवैधानिक संशोधन के तहत, माफ करिए संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नहीं देगा डिवीजन और डिस्ट्रैक्शन। रोजगार या उच्च शिक्षा के लिए अंक प्रतिशत की जरूरी होगी तो संस्थान या फिर नियोक्ता द्वारा की जा सकती है गणना। ये सीबीएसई का, ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं।
ये पराली को लेकर एनजीटी ने हरियाणा पंजाब को दिए निर्देश। ट्रिब्यूनल ने कहा कि 2024 के लिए अभी से बनाए एक व्यापक योजना। एनजीटी ने जोर दिया कि खेतों में पराली जलाना एक गंभीर समस्या है और वायु प्रदूषण फैलता है। आप देखते हैं, इससे आप देखते हैं कि किसानों का जो खेत होता है ना, उसकी उत्पादन क्षमता भी घटती है। तो क्या कर सकते हैं, किसानों के पास भी व्यवस्था नहीं होती है उन्हें उसका उपयोग किया जा सके पराली का। और एनजीटी की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। यौन उत्पीड़न कर लड़कियों को पढ़ाई छोड़ने के लिए किया जाता है मजबूर। ये आप देखिए कौन कह रहा है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत दोषी करार दिए गए अपीलकर्ता को राहत देने से किया इनकार। निचली अदालत ने 10 वर्ष के कारावास के फैसले के खिलाफ दोषी ने कोर्ट में अपील की थी। वामपंथी उग्रवाद से जल्द मुक्त हो जाएगा भारत, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। हजारीबाग में बीएसएफ की 59वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बढ़ाया जवानों का हौसला। मोदी ने हरजोग सुनक सहित कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी की हुई है। प्रधानमंत्री भी COP21 जलवायु सम्मेलन में भाग लेने गए ना, तो G20 की अध्यक्षता के दौरान गुटरेस के सहयोग के लिए उनका आभार भी जताया हमारे प्रधानमंत्री साहब ने। अंतरिम स्थगनादेश पर अपना पूर्व फैसला कोर्ट ने संविधान पीठ को भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्थगनादेश पर 2018 का अपना एक फैसला पुनर्विचार के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया है। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि दीवानी और आपराधिक मामलों में निचली अदालत या हाई कोर्ट द्वारा दिया गया अंतरिम स्थगनादेश 6 माह में स्वतः समाप्त हो जाएगा, बशर्ते उसे खास तौर पर बढ़ाया ना गया हो। और देखिए, अगर आप लोग पूछते रहते हैं कि संविधान पीठ में 5, 7, 9 या आप देखिए 11, 13 सदस्य न्यायाधीश क्यों होते हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर 5 की जगह 6 रख दिए जाएं और 3 उसके पक्ष में है, 3 उसके विपक्ष में है, तो कोई फैसला ही नहीं आएगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि विषम संख्या रखी जाती है कि कम से कम कोई रिजल्ट तो निकलेगा। अगर 3 उसके पक्ष में है तो 2 तो उसके विपक्ष में होंगे, या 3 उसके विपक्ष में है तो 2 तो उसके पक्ष में होंगे। विधानसभा से दोबारा पास विधेयकों को राष्ट्रपति को भेजने जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सहमति रोकने के बाद दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल को सुझाव, सीएम के साथ बैठकर निकालें गतिरोध का समाधान। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं, क्या रहता है ना कि आप देखिए राज्य में किसी और की पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, तब आप देखते हैं कि वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी इस तरह की तनातनी की खबरें आती रहती हैं खबरें। और आप सभी जानते हैं, देखिए भली राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन केंद्र के द्वारा नामित व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाता है। कई बार आप देखते हैं राजनीतिक पार्टियों के नेता ही राज्यपाल बन जाते हैं। अभी आप देखिए थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं, वो बीजेपी के नेता रहे हैं, वो भी बन चुके हैं। तो वो किसके हिसाब से काम करेंगे? केंद्र के हिसाब से। 3 दिवसीय वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। ये आगामी 4 दिसंबर से सोमवार से 3 दिसंबर वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों, भू राजनीति पर इसके प्रभाव, नई प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, नवाचार व राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा। मोटा अनाज के मानकों के विकास पर सराहा गया भारत का प्रस्ताव। रोम के सम्मेलन में CAC और FAO को भाई ज्वार और बाजरा। भारत ने आप देख 15 प्रकार के मोटे अनाज की गुणवत्ता के 8 मानक भी बनाए, इसमें आप देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया। परिषद IMO का कार्यकारी अंग है और संगठन के कायम की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। याद रहे, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है। इस श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरई स्वामी ने कहा है कि यह चुनाव वैश्विक समुद्री संचालन में भारत की विविध योगदान को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में 13 दिसंबर तक टली इस गांधी परिवार की याचिका पर सुनवाई। आयकर आकलन को सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर करने को दी है चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करने से कर दिया था इनकार। ये आप देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ आम आदमी पार्टी की उन याचिकाओं पर सुनवाई 13 दिसंबर के लिए टाल दी है जिन्होंने उनकी आयकर आकलन को सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई थी। सेल्फी पॉइंट बनाकर युवाओं को बताएं देश की उपलब्धियां, यूजीसी कह रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कह रहा है। और यूजीसी की स्थापना कब हुई थी?
यूजीसी, कई बार आप देखते हैं इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। पानी की स्थिति बेहतर, बड़ा रिचार्ज, सुधरा दोहन। जल शक्ति मंत्रालय की वार्षिक वार्षिक भूजल आकलन रिपोर्ट आई हुई है। रिचार्ज में पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.48 बिलियन क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी, 73% आकलन यूनिट सुरक्षित स्तर पर, 6,553 में से 736 अति दोहित की श्रेणी में आप देखेंगे। बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में बेहतर रिचार्ज हुआ है। केंद्र व राज्यों के समग्र प्रयासों से भी स्थिति बेहतर हुई है, आप देखेंगे। ये आंकड़े भी देख सकते हैं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज 449.08 बिलियन क्यूसेक मीटर एक तरह से आप देखिए है। पिछले वर्ष के मुकाबले यह 11.48 BCM से अधिक है। ये आपकी राजनीति की खबरें हैं। कल आप देखेंगे, कल परसों आपको मालूम चल जाएगा। परसों की न्यूज़पेपर में आपकी सभी रिजल्ट आ जाएंगे, तो उन्हें ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। ये तो बाकी आप देखते हैं कि नेताओं की बयानबाजी चलती रहती है। ये भी देखते रहा करिएगा आप लोग। ये चंबा की कंचन देवी ICFRE देहरादून में महानिदेशक नियुक्त किए गए। इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं ये। प्रभावित होती रही विचारों की सहिता संवादी का भव्य शुभारंभ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। अभिव्यक्ति के उत्सव का उद्घाटन है। चलिए S विजय नंदन बने कन्नूर विश्वविद्यालय के नए कुलपति। आरक्षण में वृद्धि कानून पर रोक से पटना हाईकोर्ट का इंकार, बिहार सरकार को 12 जनवरी तक जवाब देने का कहा है। बिहार में आप देखते हैं कि पहले जातीय सर्वे हुआ है, फिर आप देखते हैं कि आरक्षण बढ़ा दिया गया है, तो उसी को चुनौती भी दी जा रही है। देखते हैं क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। समान नागरिक संहिता की मांग पर विचार करने से हाई कोर्ट का इंकार। देखिए, समान नागरिक संहिता की अगर हम लोग बात करें तो सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी कई धर्मों में, जातियों में अलग अलग कानून देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं सब की बात हो रही है। मानव अंग प्रत्यारोपण नियम पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, नियमों के प्रावधान को शीर्ष अदालत में दी गई चुनौती। केंद्रीय राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन से मांगा गया जवाब। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ रहता है तो आपका संपादकीय पार्ट रहता है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलती है यहाँ से। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ा करिएगा इसमें। तो ये आप देखिए, बेलगाम होती रेवड़ी संस्कृति। तो आप देखेंगे कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल मिले जुले संकेत ही दे रहे हैं। रविवार को नतीजे भी आ जाएंगे और तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। इन चुनावों के परिणाम चाहे जो रहें, लेकिन ये भारतीय राजनीति के इतिहास में रेवड़ियों की बारिश वाले चुनाव के रूप में याद रखे जाएंगे। किसी भी दल ने मुफ्तखोरी वाली योजनाओं की पेशकश करने में कोई संकोच नहीं किया। राजनीतिक दलों ने ये घोषणाएं करते हुए सरकारी खजाने की कोई चिंता भी नहीं की। इन चुनाव में चुनावी लोक लुभावनवाद एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया है। मुफ्तखोरी वाली योजनाओं के देश की आर्थिकी पर गहरे दुष्प्रभाव होंगे। इसके बावजूद इस रुझान पर विराम लगाने का साहस राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे हैं। इस चलन पर कोई रोक लगाने के मामले में चुनाव आयोग के हाथ भी बंधे हुए हैं। ऐसे में आखिरी उम्मीद उच्चतम न्यायालय से है, जिसके समक्ष चुनावी रेवड़ियों को रोकने से जुड़ी 2 याचिकाएं विचाराधीन है। और आपने देखा है कि हर पार्टी ने, उसने कहा कि हम ये देंगे, तो उसने कहा हम ये देंगे। 2 राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे राजस्थान में, तो बीजेपी ने कहा हम कितना 450 में देंगे। फिर आपने देखा है कांग्रेस फिर आई, कांग्रेस ने कहा कि हम 400 में देंगे। तो ये सब आप देख रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं एक दूसरे की।
चुनावी रेवड़ियों को लेकर राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने काफी पहले ही सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया था। गहलोत ने चुनाव में भी मतदाताओं को 7 गारंटियां दी। इनमें गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत परिवार की मुखिया महिला को सालाना 10,000 रुपए की राशि, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों को लैपटॉप या टैबलेट, प्राकृतिक आपदा में से हुई क्षति में पिटी परिवार को 15 लाख रुपए की बीमा, और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का दायरा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करना। गहलोत के इस दाव की भाजपा ने अपने हिसाब से काट निकाली। भाजपा ने गरीब परिवारों की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, छात्राओं को स्कूटी, आप देख रहे हैं, 450 रुपये की रियायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर, किसानों को सालाना 12,000 रुपये की मदद, कॉलेज छात्रों को 1,200 रुपये मासिक का परिवहन भत्ता, दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन जैसे वादे किए। मध्य प्रदेश में भाजपा 2 दशकों से अधिक की अपनी सत्ता को लेकर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की रूप से जूझ रही थी। इस स्थिति को बदलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपहारों की पोटली खोल दी। इस साल उन्होंने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना आरंभ की। शुरुआत हर महीने 1,000 की राशि से हुई, जबकि कांग्रेस ने आप देखिए 1,500 रुपये मासिक की ऐसी ही योजना का वादा किया। तो शिवराज सरकार ने आप देखिए 1,250 रुपये महीना देना शुरू कर दिया। शिवराज ने इसे 3,000 रुपये प्रति महीने तक ले जाने का वादा भी किया। मतदाताओं को लुभाने की इन दोनों दलों की यह मुहिम किसी नीलामी प्रक्रिया जैसी बन गई। जब कांग्रेस ने 500 रुपये में सिलेंडर का वादा किया तो शिवराज ने कहा कि वह 450 रुपये में ही सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। यह कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त और उसके बाद 100 यूनिट आधे दाम में देने के साथ ही छात्रों को मासिक भत्ते का वादा भी किया है। अब तेलंगाना का रुख करें तो राज्य पर 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ बताया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य पर कर्ज 300% बढ़ा है। इसके बावजूद मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक लुभावन वादे किए गए हैं। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस ने हर शादी में सरकारी शगुन के तौर पर 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अलग अलग समुदाय के हिसाब से इसका नाम भी कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और रखा गया। इसके अतिरिक्त आप देखिए 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, बीड़ी बनाने वालों को 5,000 रुपये का मानदेय और गरीब घरों की महिलाओं को 3,000 रुपये की अतिरिक्त, किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा किया। बीआरएस को मात देने के लिए कांग्रेस ने भी कोई कसर शेष नहीं रहने दी और उसने कर्नाटक की तर्ज पर ही यहाँ भी कुछ गारंटियां दी। बीआरएस के सरकारी शगुन की हवा निकालने के लिए कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय की दुल्हन को 1.60 लाख रुपये यानी कि 1,60,000 लाख रुपए की राशि और हिंदू वधू को 1 लाख रुपए की राशि के साथ ही 1 तोला सोना देने का वादा किया। सरकारी शगुन में भी आखिर अंतर क्यों? असल में इसके माध्यम से भी समुदायों की सांस्कृतिक विविधताओं का लाभ उठाना, मानो इतना ही काफी नहीं है। कांग्रेस ने 18 साल से अधिक की छात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी, ऑटो रिक्शा चालकों को सालाना 12,000 रुपये, विधवाओं के लिए 6,000 रुपये मासिक की पेंशन और किसानों को 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर देने का आप देखते हैं कि भी वादा किया। भाजपा भी पीछे नहीं रही, उसने भी तमाम रेहड़ियों के साथ गरीब परिवारों को साल में 4 सिलेंडर मुफ्त देने के साथ ही डीजल और पेट्रोल पर वेट घटाने का वादा किया। और रेहड़ियों के मामले में छत्तीसगढ़ में अपेक्षा के संयम दिखा। यहाँ निवर्तमान सरकार ने युवाओं को 2,500 रुपये की मासिक भत्ता और लड़कियों को शादी के दौरान 25,000 से 50,000 रुपये के अनुदान का वादा किया। चुनावी राज्यों में मिजोरम ही इकलौता ऐसा रहा जहाँ रेवड़ियों की कोई चर्चा नहीं थी। रेवड़ी संस्कृति की शुरुआत यूं तो तमिलनाडु से हुई थी, जहां द्रविड़ पार्टियों विशेषकर अन्ना द्रमुक ने मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रेशर कुकर से लेकर टेलीविजन सेट तक दिए। कालांतर में आम आदमी पार्टी ने इस रेवड़ी संस्कृति को नया आयाम देते हुए पहले दिल्ली और फिर पंजाब में सरकार बनाई, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस 5 गारंटियों के जरिए इसे एक अलग ही स्तर पर ले आई। और इस चुनावी विसंगति को आखिर कौन दूर करेगा? अफसोस की बात यह है कि चुनाव आयोग केवल मूक दर्शक बनकर रह गया है। चूंकि राजनीतिक दलों में रेवड़ियों को लेकर परस्पर होड़ है, इसलिए केवल न्यायिक हस्तक्षेप से ही कोई उम्मीद बची है। अदालत ने सवाल उठाया कि वह इस मामले में क्या कर सकते हैं और उसे समय रहते हुए कोई सार्थक हस्तक्षेप करना होगा, अन्यथा कहीं स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर ना हो जाए और तब आप देखिए लोकतंत्र महज एक माखौल बनकर रह जाएगा। और आप देखें रिजल्ट के बाद मालूम चलेगा कि कितना प्रभाव पड़ा है रेवड़ी संस्कृतियों का, फ्री की रेवरीज का, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन आप देखिए अच्छा तो नहीं है ये। आप देखिए ए सूर्य कुमार के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, लेखक हैं और आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ वरिष्ठ स्तंभकार हैं। सब चोर मौसेरे भाई की राजनीति है वो तो, सब नेता आप देखते हैं कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। समय की मांग, भारतीय न्यायिक सेवा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में न्यायिक सुधारों की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात कही है। संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति को न्यायपालिका में उसी तरह के करियर का मौका मिलना चाहिए जैसा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के काम में है।
के मामलों में है। उन्होंने न्यायपालिका के विशेष स्थान को रेखांकित करते हुए कहा कि अपनी विविधता का सदुपयोग करते हुए हमें ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया से विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले न्यायाधीशों की भर्ती की जा सके। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पहले भी सुझाव आते रहे हैं और विधि आयोग ने 1958-1978 में 2 अलग-अलग संस्तुतियों के माध्यम से इसके लिए सुझाव दे चुका है। आयोग का मत था कि इससे अदालत में लंबित मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण में आसानी होगी, न्यायिक संरचना अधिक पारदर्शी तथा क्रमबद्ध हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप मुकदमों का तेजी से निपटारा होगा और आम लोगों का उन पर भरोसा बढ़ेगा। संसद की एक स्थायी समिति ने भी 2006 में इस विषय पर सुझाव दिया था। इसके अलावा आप देखिए, इस समिति ने एक मसौदा भी तैयार किया था, किंतु वह आगे नहीं बढ़ पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मौकों पर इस संबंध में सुझाव और निर्देश भी दिया। 1992 में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। फिर 1993 में इस पर जरूरी पहल का जिम्मेदारी सरकार के विवेक पर छोड़ दी थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायाधीशों के चयन के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था के निर्माण करने का सुझाव दिया था, किंतु अब तक इस पर कुछ ठोस पहल नहीं की जा सकी। लोकशाही में उनके सभी उपांगों की विश्वसनीयता उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है और अदालतों के मामले में तो यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उनकी एकमात्र पूंजी होती है। जनता के आप देखते हैं बीच उनकी साख और आम लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान ही उनकी ताकत होती है, इसलिए उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सजग रहने की जरूरत होती है। लंबित मुकदमों का अंबार, उनके निस्तारण में देरी तथा पारदर्शिता से जुड़ी अपेक्षाएं न्यायपालिका की साख को सबसे अधिक प्रभावित कर रही हैं। पारदर्शिता के प्रति आग्रही समाज में गैर जरूरी गोपनीयता कई बार अविश्वास के काल्पनिक कारणों तथा आधारों को तैयार करने की पृष्ठभूमि बनाती है। कॉलेजियम व्यवस्था की गोपनीयता के कारण उस पर प्रश्न उठने लगे हैं। ऐसे में अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के पक्ष में पर्याप्त आधार दिखते हैं। न्यायपालिका की अखिल भारतीय सेवा पूरे देश के लिए एक ऐसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया होगी जिसमें हर समाज के प्रतिभाशाली युवाओं को मौका मिलेगा। इसमें समाज के सभी वर्गों तथा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। चूंकि यह चयन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इसलिए इसमें सबसे अच्छे लोगों के चयन की एक परंपरा विकसित होगी और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि मुकदमों की बढ़ती जनसंख्या एक कारण यह भी है कि हमारे यहाँ न्यायाधीशों की बहुत कमी है। और अमेरिका में जहाँ आप देखते हैं कि हर 10 लाख की आबादी पर 107 न्यायाधीश हैं, वहीं अपने देश में अभी हम इतनी आबादी में 10 लाख पर 21 न्यायाधीशों के पद ही सृजित कर पाए हैं। अलग अलग राज्यों में उनके चयन की प्रक्रिया में अक्सर देरी होती रहती है, जिसके कारण कुल 25,246 स्वीकृत पदों के सापेक्ष केवल 19,858 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। नेशनल कोर्ट में मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार मुकदमों के दायर होने की वर्तमान दर के मुताबिक आप देखेंगे कि 2040 में कुल 15 करोड़ मुकदमे लंबित होंगे, जिनके निस्तारण के लिए 75,000 न्यायाधीशों की जरूरत होगी। विभिन्न राज्य सरकारों की मौजूदा कार्यपद्धति को देखते हुए यह संभव नहीं लगता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से इस चुनौती से निपटना आसान हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में कहा गया है, इसके द्वारा चयनित व्यक्ति जिला न्यायाधीशों के बराबर होगा और जिस तरह अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आबादी के अनुपात में पदों का सृजन होता है, उसी तरह अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में होगा। आबादी तथा मुकदमों के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या हो जाने से मुकदमों का बोझ कम होगा। और इस समय न्यायपालिका में चयन के लिए 2 पद्धतियां हैं। जिला अदालत के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा। उच्च न्यायालयों के 25% पद न्यायिक अधिकारियों की प्रोन्नति से, जबकि शेष पद अधिवक्तागण में आप देखिए से कॉलेजियम द्वारा भरे जाते हैं। जिला अदालतों के लिखित परीक्षा के माध्यम से न्यायिक सेवा में आने वाले न्यायाधीशों के उच्च न्यायालयों तक पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बारे में तो उनके लिए कल्पना करना भी कठिन है। इन परिस्थितियों में उनके मन में वंचना बोध पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि प्रतिभाशाली छात्रों का रुझान इस सेवा की ओर कम होता जा रहा है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रतिभावान न्यायाधीशों का ऐसा विकल्प होगा जो इस संस्था की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयां दे सकता है। लेखक विधि शास्त्र के प्राध्यापक हैं, इनका नाम है हरवंश दीक्षित, इनके द्वारा लिखा गया। यहाँ आप देखिए बड़ा कॉलम लिखा जाता है। अच्छा, कर्म की महत्ता। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कर्म ना करता हो। कर्म ही जीवन का आधार है और कर्म ही मैन है कहते हैं, इसी से सब कुछ तय होता है। विवादों में राज्यपाल, यह ठीक नहीं है कि विभिन्न राज्य सरकारों और वहाँ के राज्यपालों के बीच विवाद थमते नहीं दिख रहे हैं। गत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और वहाँ के राज्यपाल RN रवि के बीच विवाद पर यह टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लंबित विधेयकों के मामले को मिल बैठकर
सुलझाना चाहिए। देखना है कि दोनों के बीच मेल मुलाकात से विवाद सुलझता है या नहीं। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल की विधेयकों को मंजूरी देने के अलावा अन्य अनेक मामलों को लेकर भी विवाद उठे रहे हैं। अतीत में तमिलनाडु सरकार राज्यपाल के तौर तरीकों से भी कुपित होकर उन्हें हटाने की मांग भी कर चुकी है। और आप देखिए, एक समय ऐसी ही मांग बंगाल सरकार ने भी की थी। किसी राज्य सरकार का राज्यपाल से विवाद का यह पहला मामला नहीं है। इस तरह के विवाद रह रहकर न केवल सामने आते हैं बल्कि वे उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचते रहते हैं। कुछ दिनों पहले केरल सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उनका आरोप था कि राज्यपाल 8 विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। चूंकि ये विधेयक लगभग 2 वर्ष से लंबित हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया था कि आखिर राज्यपाल इतने समय तक क्या करते हैं रहे हैं। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी की, राज्यपाल मुख्यमंत्री आपस में बात करके मामले को सुलझाए। राज्यपाल की ओर से विधेयकों को रोके रखने की शिकायत अन्य राज्य सरकारें भी कर चुकी हैं। और अब पंजाब सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच तो विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर भी विवाद छिड़ चुका है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी तरह कुछ और सरकारें अपने यहाँ के राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। आमतौर पर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद उन्हीं राज्यों में पनप रहे हैं जहाँ गैर भाजपा सरकार है। कभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विवाद नहीं चुना होगा, मध्य प्रदेश में नहीं चुना होगा। और देखिए, इसके तहत पहले जब केंद्र में सांप्रग सरकार थी तब भाजपा शासित राज्य सरकारों को अपने राज्यपाल से कोई ना कोई शिकायत रहती थी। इसमें संदेह नहीं है कि किसी भी विधेयक को स्वीकृति या अस्वीकृति करना राज्यपाल का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग करते समय यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि उनकी ओर से राज्य सरकार के कामकाज और विशेष रूप से कानून बनाने के उनके अधिकार में बाधा डाली जा रही है। इसका कोई उचित नहीं है। राज्यपाल विधानसभाओं से पारित विधेयकों को वर्षों तक रोक कर बैठे रहे। यदि राज्यपाल को किसी विधेयक में खामी दिखती है या फिर यह नजर आता है कि वह संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, तो उन्हें इसका उल्लेख करते हुए उसे वापस करना चाहिए। राज्य सरकारों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे राज्यपालों द्वारा उचित आपत्तियों का सही तरह संज्ञान लें। राज्यपाल पद की गरिमा बनी है रहे, इसके लिए खुद राज्यपाल और राज्य सरकारों को भी सजग रहना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत आप देखें, आरटीई के तहत गरीब बच्चों को दाखिला देना उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों की जिम्मेदारी है, लेकिन अब तक वे इसे कराते रहे। जबकि सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में इस मद में 268 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी है, तो गरीब बच्चों को प्रवेश देने में विद्यालयों को अपनी ओर से भी पहल करनी चाहिए। 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना 2002 में, उसी के तहत आप देखते हैं कि 21 का जोड़ा गया था। सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सेलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस हादसे के पीछे का मुख्य कारण भूस्खलन था। भूस्खलन के कारण सुरंग की छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे मिट्टी और चट्टानें सुरंग के अंदर गिर गईं और इससे उसके अंदर फंसे श्रमिकों के लिए खतरा पैदा हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि इस हादसे के पीछे निर्माण में लापरवाही भी एक कारण हो सकती है। उनका कहना है कि सुरंग के निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। हालांकि इस हादसे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति इस हादसे के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिश करने का काम करेगी। दरअसल सुरंग के लिए चुने गए स्थान की भूगर्भीय स्थितियां सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यदि क्षेत्र में भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा है तो सुरंग को अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। सुरंग की लंबाई में भी सुरक्षा को प्रभावित करती है, इसमें दुर्घटना होने की अधिक संभावना होती है। सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सुरंग परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने से पहले क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यह भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को निर्धारित करने में मदद करता है। सुरंग के डिजाइन में सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना चाहिए। इन उपायों में जल निकासी प्रणालियां, समर्थन प्रणाली और सुरक्षा उपकरण शामिल हो सकते हैं। और सुरंग आप देखते हैं कि परियोजनाओं में शामिल सभी लोगों को सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सुरंग के निर्माण और संचालन की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। उन उपायों को लागू करके सुरंग परियोजनाओं की सुरक्षा में सुधार किया जा सकता है और दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उत्तरकाशी हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इस क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। उत्तरकाशी में भारी बारिश होती है, इसके कारण टनल के ढहने और पानी भरने का खतरा रहता है। लिहाजा टनल में काम करने वाले सभी श्रमिकों को सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण में भूस्खलन, आग और अन्य संभावित खतरों के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए। श्रमिकों को उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों पहनने चाहिए, जिनमें हेलमेट, चश्मा, जूते और जैकेट शामिल हैं। सेलक्यारा की घटनाओं से यह स्पष्ट होती है कि उत्तरकाशी में सुरंग निर्माण के दौरान सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन करना कितना जरूरी है। चलिए, ये आप देखें, छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग।
बड़े मतदान प्रतिशत से गड़बड़ाए एग्जिट पोल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल मतदाताओं की नब्ज टटोलने में नाकाम साबित हो रहे। देखिए, मैं एग्जिट पोल की बात करता हूं। देखिए, एग्जिट पोल क्या होता है कि जब आप लोग वोट डाल के बाहर निकलते हैं तो आपसे कई न्यूज एजेंसी के लोग या न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं ना कि आप किसे वोट दे के आए, किससे किन मुद्दों पर वोट दे के आए, तो उन्हीं के आधार पर ये एग्जिट पोल तैयार होता है। ठीक है, ओपिनियन पोल आप देखिए चुनाव के पहले ही हो जाता है। एग्जिट पोल उसी दिन जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसी पर तैयार होता है। तो कई बार ये सही निकल जाते हैं, कई बार आसपास रहते हैं, गलत भी साबित हुए हैं कई बार। समस्या नहीं समाधान बने आत्मप्रेरणा। आरक्षण पर समाज की चुप्पी से चिंतित दल। ये आप देखिए बिहार में आरक्षण बढ़ रहा है। लोक अदालतों की सफलता। लोक अदालतों को आम बोलचाल में भाषा में लोगों की अदालत भी कहते हैं। एक ऐसा मंच जहां अदालत आयोग में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जाता है बैठ के। ये आप देखिए स्तरकालिक उच्च पर स्तर पर 20,267 अंक जाकर हुआ निफ्टी है। 2000 रुपये के 97.26 नोट बैंक में वापस आया। आरबीआई कह रहा है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड में समझौता। आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से जुड़ी सूचनाएं साझा करने को लेकर शुक्रवार को एक समझौता हो गया है। सरकार किसी खास ईवी कंपनी को प्रोत्साहन नहीं देगी इलेक्ट्रिक व्हीकल को। भारत ने वेनेजुएला से क्रूड का आयात फिर से शुरू किया। आयात मतलब हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। वीनस से लॉन्च किया 2 नए वाटर हीटर। भारत में आर्थिकी विकास की रफ्तार सबसे तेज होने की बात हो रही है। 6.5% रहने का अनुमान है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में 7.2% कर दर से बढ़ी है। 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था। इंफ्रा पर 7 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा अदानी समूह। टाटा मोटर्स को छोड़कर सभी की बिक्री बढ़ी, आप देखेंगे। सत्यम कंप्यूटर मामले में सेबी ने 624 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया। तत्कालीन चेयरमैन रामालिंगा राजू के 5 साल तक प्रतिभूति बाजार में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगाया। 7 जनवरी 2019 को सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज में घोटाले का मामला आया था सामने। एक गुप्त रखा गया था पहला अंटार्कटिका मिशन। शोधकर्ताओं ने 40 साल बाद बयां किया अपना अनुभव। कहा कि लग रहा था जैसे कि हम जेम्स बॉन्ड की फिल्म में हों। ये आप देखिए गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया था, दक्षिणी गंगोत्री। अंटार्कटिका में देश का पहला वैज्ञानिक आधार स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमेरिका में भारतीय छात्र को 7 महीने बंधक बनाकर रखा गया है। ये आप देखिए इस तरह की खबरें आती रहती हैं बड़ी। कैलाश संघ समझौते पर पराग्वे के अधिकारी को देना पड़ा इस्तीफा। भगोड़े भारतीय गुरु नित्यानंद के काल्पनिक देश कैलासा के प्रतिनिधियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना पराग्वे के अधिकारी अर्नाल्डे चमोरी को, आप देखते हैं चमोरो को भारी पड़ गया। ये आप लोगों को बता दूं, हमारे यहाँ इस पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है भारत में, और ये दूसरे जगह जाके उसने अपना देश ही बना लिया कैलासा। अभी यूएन में कहीं आप अपना प्रतिनिधि भेजा हुआ था उसने। भारत अमेरिकी साझेदारी मजबूत करने को संधु रोजर्स में चर्चा है, आप देखिए। इमरान के खिलाफ एनएबी कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ है। इनके बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तिब्बत विवाद सुलझाने को दलाई लामा के दूतों से चीन की बातचीत जरूरी है। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने बातचीत को प्रेरित करने वाले विधेयक को दी मंजूरी। अमेरिका को चीन का यह दावा स्वीकार नहीं कि तिब्बत प्राचीन काल से उसका भाग। ये आप तिब्बत देख रहे हैं ना, ये पहले अलग देश हुआ करता था। बाद में आप देखिए चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। हमारी सीमा लगने लगी है चाइना से। इसलिए जो मैकमोहन रेखा सुनते हैं ना, वो चाइना नहीं मानता है उसे। वो कहता है कि हम लोगों ने तिब्बत से समझौता किया था, ना कि हम उसमें शामिल नहीं थे चाइना। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण जीतना लक्ष्य है। ये आप देखते हैं कि शीतल कह रही हैं। बेंग यू की पुस्तक अगेंस्ट ऑल ऑड्स के कवर के अनावरण पर पहुंची पैरा एशियाई खेलों की दोहरी स्वर्ण पदक विजेता। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से कोर्ट पर वापसी करेगा राफेल नडाल। पहले टेस्ट में बांग्लादेश जीतने 3 विकेट दूर। रिक्की की विस्फोटक बल्लेबाजी से हैदराबाद आप देखते हैं कि प्लेऑफ में पहुंचा है। चलिए, खेल की खबरें रहती हैं, पढ़ लिया करिए, देख लिया करिएगा।
यहाँ भी आप लोग देख लिया करिएगा। जीडी एसएससी जीडी में आई हुई है ना, तो अगर डालना हो तो आप लोग डाल दीजिएगा, जिसे जाना हो उसमें। पर्वतीय राज्यों में स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बने आपदा प्रबंधन। ये नैनीताल के आंतरिक मार्गों पर पार्किंग समस्या का समाधान तलाशें, हाईकोर्ट कह रहा है। यहाँ आप देखिए कुछ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है आपको, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देने वाला पहला देश बना स्वीडन। 1776 में आज ही के दिन स्वीडन ने प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम लागू कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसने सभी प्रकाशनों की सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। राजनीतिक दल कैब के सदस्य और पादरी एंड्रस चेडेनियस के प्रयासों से स्वीडन में यह अधिनियम पारित हुआ था। अमेरिका में पहली बार मरीज में लगाया गया कृत्रिम हृदय जार्विक 7। 1982 में आज ही के दिन अमेरिका में वार्नी क्लार्क के रोगग्रस्त हृदय को कृत्रिम हृदय जार्विक 7 से बदल दिया था। यह सर्जरी डॉक्टर विलियम सी डेविस ने किया था। जार्विक 7 मानव के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला स्थायी कृत्रिम हृदय था। यह सर्जरी काफ़ी जटिल थी, इसमें डॉक्टरों को 7 घंटे लग गए थे। भावना प्रधान फिल्मों की पटकथा लिखकर ख्याति हुई अचला नागर। बागबान ईश्वर मेरा पति सिर्फ मेरा है जैसे कई फिल्मों की पटकथा लिख चुकी अचला नागर का जन्म 1939 में आज ही लखनऊ में हुआ था। साहित्यकार पिता अमृतलाल नागर से पेड़ा लेकर अल्पायु में हुई लेखन में रुचि लेने लगी। 1971 में आकाशवाणी मथुरा में बतौर उद्घोषिका जुड़ गई। 1982 में फिल्म निकाह में बतौर पटकथा लेखिका अपना कैरियर शुरू किया। इस फिल्म के लिए 1983 में उन्हें फिल्म फेयर मिला। आखिर क्यों, बाबुल, निगाहें, नगीना उनकी अन्य चर्चित फिल्में थीं। सूक्ष्म जीवों से ही बन सकेगा बायो हाइड्रोजन। नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विज्ञानियों ने विकसित की नई तकनीक, और जैव अपशिष्टों से बायो हाइड्रोजन उत्पादन लगभग सैद्धांतिक उपज के करीब है। उद्योगों से निकलने वाले जैविक कचरे से बनाई जा सकेगी भारी मात्रा में हाइड्रोजन, मिला पेटेंट इसके लिए। अम्लीय और क्षारीय पीएच पर बनाएगा हाइड्रोजन। ये सब आप देखते हैं कि नई नई खोजें होती रहती हैं। अमेजन में मिली मेढक की नई प्रजाति। पेरू और जर्मन के विज्ञानियों की टीम ने अमेजन के प्राकृतिक पार्क में प्रेस्टिमेटिस लॉसलीन नामक मेढक की नई प्रजाति खोज की है। सैन मार्कोस यूनिवर्सिटी के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने शुक्रवार को यह तस्वीर जारी की है। सावधान, कुत्तों को ना खिलाएं कच्चा मांस। 60 स्वस्थ पालतू कुत्तों की आंतों में मौजूद इकोलाई की जांच की गई है। वन हेल्थ में प्रकाशित हुआ यह अध्ययन। कोलेक्टोरल कैंसर के खतरे को कम कर सकती हैं फोलेट से भरपूर सब्जियां। अनुसंधान कह रहा है हरी सब्जियों में पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है ना, हमें स्वस्थ रखने में सहायक भी होती है। इटालियन लहजे में भौंकने वाला कुत्ता चर्चा में बना हुआ है रोम में। ये आप देखिए क्रिसमस के जश्न, विश्व भर में क्रिसमस के जश्न की तैयारी की जा रही है। क्रिसमस दक्षिण कोरिया से मनाई जाने वाली सबसे मुख्य छुट्टियों में से एक है। इस दौरान आप देखिए विभिन्न तरह के आयोजन किए जाते हैं। विशाल एक्वेरियम में क्रिसमस के उपलक्ष्य में जश्न के दौरान गोताखोर युवतियों ने पानी के अंदर अपनी शानदार प्रस्तुति दी है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं।